अब ये क्वेश्चन है जो इंटीजर फॉर्मेट में थे। जैसे 35 क्वेश्चन था, 200 ग्राम का एक ब्लॉक है जिसको एक दीवार से ऐसे प्रेस किया जा रहा है फोर्स एफ के साथ। जैसे ही कहीं प्रेस करने की बात आए तो तुरंत समझ में आता है कि ये नॉर्मल भी होगा, यानी यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू एफ होगी। कितना पड़ा? टू ए रफ वर्टिकल वॉल सो दैट द ब्लॉक डज नॉट फॉल। अगर फॉल नहीं करता है तो फॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? mg। जब ये नीचे आना चाहेगा तो इस रिलेटिव मोशन को अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शन। अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये नहीं गिरता है, डज नॉट फॉल, तो डज नॉट फॉल पॉसिबल तभी होगा जब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू इक्वल और ग्रेटर हो जाए किसके? mg के। फ्रिक्शन फोर्स होता है न्यू एन, एन का वैल्यू यहाँ एफ है, तो ये इक्वल में लिख दो mg। हम लोग की जरूरत है फोर्स को पता करने की, तो ये होगा mg बाई न्यू। और मास का वैल्यू है 200 ग्राम, तो केजी में लिखोगे तो 0.2। जी का वैल्यू लेना है 10। न्यू का वैल्यू हम लोग को इसमें कितना दिया है? 0.4। तो यहाँ पर लिखिए 0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये आ गया 5 न्यूटन। तो कितना फोर्स यहाँ पे प्रेस किया जा रहा है? 5 न्यूटन। इसने पूछा था वैल्यू ऑफ 5 एफ का बताइए, तो 5 एफ का मतलब है 5 टाइम्स ऑफ फोर्स का वैल्यू भी 5 और 5 टाइम्स, तो इसका आंसर हो गया 25 न्यूटन। ये था क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट 36। 36 क्वेश्चन इस पार्ट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी। देखना इसमें कैसे करना था। ए बलून इज असेंडिंग वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 0.4 एक्सेलरेशन फिर स्मॉल जी नहीं है, क्योंकि बलून के अंदर की हवा की वजह से चल रहा है। तो जी हम तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि पूरी तरह से मोशन फ्री ना हो। 2 स्टोन आर ड्रॉप फ्रॉम इट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। Find the distance between them 1.5 second after the second stone is released और g का वैल्यू 10। अब देखना इसमें क्या गलती की होगी अगर नहीं बना होगा तो। सबसे पहले इसमें क्या करो, ग्राउंड मानो और एक लाइन सीधी खींच दो। मैं ये मानता हूं कि पहले ये ए पॉइंट पर पहुंचा। ए पॉइंट पर पहुंचने के बाद इस समय इसका जो इनिशियल स्पीड यहाँ पर हम 0 लेंगे और एक्सेलरेशन जो इसमें दिया गया है 0.4 वो मानेंगे। बात समझना अच्छे से। अब मैंने अगर यहाँ पर एक स्टोन रिलीज किया तो वो स्टोन ऐसे नीचे जा रहा होगा। अब सुनना, यहीं पे इसमें दिक्कत आती है। ये स्टोन यहाँ से फेंक दिया, उसके बाद ये और ऊपर चला, ऊपर चलते हुए ये यहाँ तक पहुंचा और ये टाइम लिया इसने 2 सेकेंड। ठीक, 2 सेकंड के बाद जब ये यहाँ पर पहुंचता है तो एक स्टोन को फिर से रिलीज किया जाता है और वो ऐसे फेंक दिया गया। अब हम लोगों से ये पूछा गया है कि जब एक पत्थर को फेंकते हैं उसके 2 सेकंड के बाद दूसरे को फेंकते हैं, तो ये बताइए दूसरा पत्थर फेंकने के बाद टाइम और कितना कंज्यूम हो जाता है? 1.5 सेकंड। तो पहला पत्थर फेंक दिया, पत्थर चला गया। पहला पत्थर फेंकने के बाद 2 सेकंड इंतजार किया, उन 2 सेकंड में बलून और ऊपर गया। जब बलून 2 सेकंड चल चुका उसके बाद फिर एक पत्थर फेंक दिया। जब दूसरा पत्थर फेंक दिया उसके 1.5 सेकंड के बाद बताइए दोनों में क्या सेपरेशन थी? ये था ये क्वेश्चन। तो काइनेमेटिक्स में मैंने एक चीज समझाई है, सबसे पहले आपको ओरिजिन मानना होगा। जहां से मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया उसको ए माना, और जहां पे दूसरा पत्थर आया उसको बी माना। तो मैं अपने इस बी पॉइंट को मान के चल रहा हूं कि मेरे इस क्वेश्चन का ये ओरिजिन होगा बी। तो सारी डिस्टेंसेस को मैं यहीं से लूंगा। अब देखना, मैंने ये अब तुम्हें ये सोचना है कि जब ए को यानी एट ए टी इक्वल 0 पर मैंने फेंका, ध्यान से सुनना है। टी 0 से फेंका, फिर ये ऐसे हवा में चलता रहा चलता रहा चलता रहा। इसने टोटल हवा में कितनी देर जर्नी की? 0 सेकंड पर मैंने इसको फेंका, तो 2 सेकंड तो इसको चलते चलते हो गए दूसरे पत्थर को फेंकने तक। उसके बाद प्लस कहा गया कि 1.5 सेकंड बाद सेपरेशन बतानी है, तो यहाँ मैंने ऐड किया 1.5। तो पहला पत्थर जो सबसे पहले फेंका गया वो कितनी देर चल चुका है? 33.5 सेकेंड, या मैं इसको लिख सकता हूँ 35/10 या 7/2। मैंने इसको
ये टाइम बना लिया। फिर समझना, ए को जब फेंका तो टी इक्वल 0 पर फेंका, इसने क्या बोला, कितने देर बाद सेपरेशन बतानी है। तो इसको फेंको, 2 सेकंड वेट करो, 2 सेकंड बाद दूसरा पत्थर फेंको, 1.5 सेकंड वेट करो और बताओ दोनों की सेपरेशन क्या है। मैंने ए पॉइंट से इतने टाइम के बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पॉइंट ए से जमीन मतलब टुवर्ड द अर्थ कितना चला गया होगा। तो पहले मैंने ये ए का डिस्टेंस ट्रैवलिंग निकाला। फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ए पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मुझे यहाँ पे लगानी है वो माइनस की रहेगी, तो प्लस यहाँ लिखा 1/2 और ए का वैल्यू हम लोग कितना ले सकते हैं, क्वेश्चन में देखो 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दो 10। टाइम कितना हो चुका है, तो 7/2 यानी 49 डिवाइड बाई 2। तो एस ए ने जो डिस्टेंस चला, अभी यहाँ से देखिए 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा 5 इंटू 49 और स्क्वायर किया है 7/2 का, तो यहाँ 2 नहीं आएगा, ये वैल्यू होगी स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से आया 4। अब 5 इंटू 49 जब हम यहाँ से करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी वो कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखनी है। देखो, जैसे ही कैलकुलेट यहाँ पे करोगे तो 49 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाई 4, 4 बन जा 4, फिर ये 4 11 यहाँ से आएगा 11.2 समथिंग, यानी इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 61.25 मीटर। अब ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस ए पॉइंट जहां से पहली बार फेंका, इतने 7/2 सेकंड में जब तक की डिस्टेंस बतानी 61.25 मीटर नीचे जा चुका है। अब दूसरी कहानी क्या हो रही है, ए से बी तक जब ये जा रहा है बलून, तो बीच में टाइम ले रहा है ये 2 सेकंड का। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से फेंका तो इतनी कितनी हाइट ये चल गया होगा। तो अब मुझे हाइट निकालनी है ए से बी तक जाने वाली। अब ए से बी तक जाएगा तो स्टार्टिंग का इसका वेलोसिटी कितना था, वो तो 0 रहा होगा, प्लस एक्सेलरेशन कितना लेंगे, अभी बलून के पास एक्सेलरेशन है जो तुम्हें दिया गया है 0.4, तो यहाँ पर लिखिए 1/2, एक्सेलरेशन को लिखो 0.4, कितने टाइम के बाद दूसरा फेंकना है, तो 2 इंटू में 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 2 से 2 ये काट दो, तो ये कितनी डिस्टेंस और चल गया, 0.8 मीटर। अब अगर मैं ये पूछूं कि S1 डिस्टेंस हमारी वो है जो स्टोन ए पॉइंट पर फेंका गया वो कितना चला, ओरिजिन मैंने माना था बी को, तो सारी डिस्टेंसेस मुझे बी से लेनी होगी। तो S1 डिस्टेंस है ए से फेंके गए स्टोन का जो 3.5 सेकंड में कितना नीचे होगा, बी पर खड़े होके तुम देख रहे हो, तो S1 तुम्हारे पास आया था 61.25। डिस्टेंस लेनी है इस बी पॉइंट से, तो 2 सेकंड में जितना ये ऊपर चढ़ गया वो भी इसी में ऐड होगा, तो 0.8 को यहाँ पर ऐड करिए। जब ये 0.8 डिस्टेंस इसमें ऐड होगी तो ये डिस्टेंस बनेगी 62.05 मीटर। ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। एक पार्ट इन द सेंस मैंने तुम्हें ये समझाया है कि जब बी पर खड़े होगे तो ए से फेंका गया पत्थर कितना नीचे जा चुका है, तो 62.5 मीटर। अब इसमें नंबर आता है दूसरे वाले का, देखना यहीं पे थोड़ी सी जगह बना के यहीं पे समझा देता है। अब देखिए, अब ये जो पॉइंट ए था जहां से फेंका गया ये ऐसे गया, अब मैंने इसकी डिस्टेंस को जब बी से ऑब्जर्व किया, बी से लेके जहां पर इस समय ये होगा वो डिस्टेंस आ गई 62.5 मीटर। अब जब बी को फेंका जा रहा है, देखिए बी ऐसे फेंकोगे और ऐसे नीचे आएगा, लेकिन फेंकते टाइम इसकी इनिशियल वेलोसिटी अब 0 नहीं होगी। क्यों? जब हम किसी भी बॉडी को ड्रॉप आउट करते हैं तो जिस फ्रेम से फेंकते हैं उसकी स्पीड लेते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बलून का इनिशियल वेलोसिटी कितना है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर v जब निकालोगे 2 सेकंड बाद, जब a से चला था तो 0 थी, एक्सीलरेशन इसके पास कितना था 0.4 और कितने सेकंड में यहाँ पर आके पहुंचा है 2 सेकंड में, तो इसकी स्पीड आ गई 0.8 मीटर पर सेकंड। अब
यहाँ से पत्थर को ड्रॉप किया गया, अब ये कितनी डिस्टेंस नीचे कवर किया होगा, तो नीचे आ रहा है तो मैं माइनस लिख सकता हूँ। ये वैल्यू मान लो नीचे आया, इसको मैंने लिखा माइनस का S2। जब पत्थर यहाँ से फेंका गया तो बलून की डायरेक्शन में ऊपर ही गया होगा, तो इसलिए 0.8 पॉजिटिव आएगा। टी का वैल्यू कितना लेना है, अब यहाँ पे बताना है टाइम। तो टाइम हम लेंगे 1.5 सेकेंड। क्यों? जैसे ही दूसरा पत्थर फेंका जाता है, जो कि 2 सेकंड बाद फेंका गया, दूसरा पत्थर फेंकने के 1.5 सेकंड बाद ही तो बताना था। तो यहाँ पर ये चेक करना है, 1.5 का मतलब लिख सकते हो 3/2। तो यूटी अब यहाँ पर आएगा प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जब पत्थर बलून से निकल गया, अब वो मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है, तो वहां पर एक्सेलरेशन बलून का नहीं जी आएगा। तो माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि बलून का है, जी का वैल्यू मैं 10 ले सकता हूँ। टाइम का वैल्यू है 3/2, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आएगा। 2 से 5 यहाँ पे कैंसिल करिए, तो ये वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ से कैंसिल करो, 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1.2 आएगा। यहाँ पर आएगा 5 × 9 डिवाइड बाई 4। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 10.05 मीटर। यहाँ जीरो भी है, मतलब ये आएगा 10.05 मीटर। ये माइनस का डिस्टेंस है, यहाँ आंसर निकालोगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी नेगेटिव थी तो कट गई। कुल मिला के S2 का वैल्यू आ गया 10.05 मीटर। अब देखिए ये S2 चला, तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी होगी? डेल्टा S अगर निकालना है तो जो S1 चला उससे S2 माइनस कर दो। S1 टोटल कितना चला था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, 62.05 माइनस कितना करना है 10.05। तो जब यहाँ से इससे माइनस करोगे तो ये पूरी वैल्यू आएगी 52 मीटर। दोनों के बीच का सेपरेशन 52 मीटर। अगर मैं इस क्वेश्चन को तुम लोगों को समझाऊं तो देखो ये पूरा जो प्रॉब्लम है उसका 2 एपिसोड था। स्टार्टिंग में जहां से पहले एक को फेंक दिया, अब तुम्हें ये देखना था कि जीरो पर फेंका, उसको नीचे जाने में कितना टाइम मिला, कितनी देर तक वो हवा में रहा। तो हवा में उतनी देर आपको रखना है जितने टाइम में वाइब्रेशन पूछी गई है। तो ये देख लो S1 मैक्सिमम कितना नीचे गया होगा। तो जीरो पर मैंने फेंका, 2 सेकंड तो कंज्यूम हो गए ऊपर जाने में। फिर उसने कहा कि जब 2 सेकंड हो जाए उसके 1.5 सेकंड बाद बताओ। तो 2 + 1.5 यानी ए से फेंके वाले पत्थर को हवा में नीचे जाने का टोटल टाइम मिला है 3.5 सेकंड। जब उसको फेंका गया तो यू का वैल्यू 0 था, तो बड़े आराम से मैंने स्पीड यहाँ से इसकी डिस्टेंस को निकाला। जो डिस्टेंस अपने पास आई थी 61.25, लेकिन हमने ओरिजिन माना है बी पॉइंट से, क्योंकि एक ही ओरिजिन लोगे तभी तो कंपेयर कर पाओगे। तो बी से कितना होगा, अब ए और बी के बीच का गैप इसी में ऐड कर दो। ए और बी के बीच का गैप कैसे निकालोगी, बलून ए से बी जाने में कितने डिस्टेंस चलता है, एक्सीलरेटेड मोशन है तो इस फॉर्मूले से निकाला था। तो अब कितना आया 0.8, उसमें ऐड किया तो मिला 62.05। यानी S1 पत्थर पूरा चलेगा 62.05। फिर जब दूसरे पत्थर को फेंकने का टाइम आया तो पहले फेंकते टाइम इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जब बी पर फेंका एक्सीलरेटेड मोशन होने की वजह से बलून के पास वेलोसिटी थी, लेकिन ऊपर की तरफ थी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया था प्लस। अब इस पत्थर को हवा में कितनी देर चलने का टाइम मिलेगा, 2 सेकंड बाद फेंका, 1.5 सेकंड बाद बताना है, यानी इसको सिर्फ 1.5 सेकंड मिले हवा में चलने के लिए। तो उसकी डिस्टेंस निकाल दी। अब दोनों के बीच का गैप क्या होगा, तो S1 माइनस S2 कर दिया तो आ गया 52 मीटर। तो इस 36 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 52 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो इसका 37 वाले क्वेश्चन में, ये प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड अपन इंक्लाइंड प्लेन, जैसा इसमें दिया है ऐसे देखो बना लो। यहाँ पर ये इंक्लाइनेशन दिया है, क्वेश्चन में पढ़ा ही होगा, इंक्लाइनेशन 30 डिग्री थी। फिर इसमें बोला गया जो प्रोजेक्ट किया गया वो ऐसे आया और इस पे परपेंडिकुलर हिट किया यानी 90 डिग्री, और ये एंगल भी 30 था। हम लोगों से पूछा गया इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में इसको जल्दी से अगर करना हो तो दो रास्ते हैं। ये परपेंडिकुलर यहाँ पे गिरता है, तो यानी कि अगर ये x डायरेक्शन है तो इस जगह जो ये गिरा तो इसके vx कंपोनेंट की कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, जो भी थी y डायरेक्शन में थी। तो इक्वेशन लिख दो vx इक्वल ux प्लस ax इंटू टी, जिसमें अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम vx का वैल्यू 0 होगा। सिंपल, vx 0 है, x कंपोनेंट कितना होगा, अगर ये वेलोसिटी u है तो ये होगा x कंपोनेंट। देखिए अपने 100√3 दिया हुआ है,
तो 100√3 x डायरेक्शन में ये एंगल होगा cos 30। x का वैल्यू जैसे मैंने टूल किट बताया था, ये x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा g sin 30 इनटू t मुझे निकालना था। तो cos 30 से √3 कटे और यहाँ पे 2 भी आया होगा तो ये आएगा माइनस का 50 और g का वैल्यू यहाँ से -10 होता है तो बचेगा 1/2 इंटू टी। अब इसमें देखो √3/2 था तो √3 से √3 दिए 50 बचे थे, इसको मैं इधर लेकर आया। ax का वैल्यू था -g sin 30 1/2 यानी नहीं 1/2 नहीं आएगा, -g का वैल्यू 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5t माइनस से माइनस कट जाएंगे तो t का वैल्यू कितना आ रहा है 5 सेकेंड। इसमें क्या कुछ इधर उधर हो रहा है, एक काम करते हैं, इसको फिर से करते हैं, है ना। तो वैल्यू रख देते हैं, vx का वैल्यू 0 अभी पता चल जाएगा, ux का वैल्यू अपने पास होगा 100√3 और cos का वैल्यू है 30 माइनस ax होगा g sin 30 इंटू टी। जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 100√3 cos 30 होता है √3/2 और g का वैल्यू 10 तो 10/2 इंटू टी, 2 से 2 कट जाएंगे तो यहाँ से √3 तो ये होगा 300 और टाइम का वैल्यू 300 और इसमें यहाँ से अभी 10 कितना बचा हुआ है, 2 से 2 कट गए यानी 10t तो 0 से 0 कट जाएगा तो इसका वैल्यू 30 सेकेंड आएगा। देख लेना, यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ जल्दबाजी कर रहा था, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। 10 से 10 कट गया तो आंसर आया 30 सेकेंड, इजी था, फॉर्मूला बेस्ड था। 37 के बाद देखो 38 नंबर, ए ब्लॉक ऑफ 7 kg प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस दिखाई दे रहा है, पुल्ड थ्रू ए वेरिएबल फोर्स जो टाइम के साथ साथ यहाँ पे बढ़ेगा और इसका वैल्यू 5t दिया है, t टाइम है, at an angle 37 with the horizontal as shown in figure. The coefficient of static friction of the block with the surface is 1, यानी mu का वैल्यू दे दिया 1। If the force start acting t equal 0 पे चले यानी इनिशियल फोर्स 0 है, find the time at which the block start to slide. Start to slide में यहाँ पर दो चीजें देखना, अगर इसको यहीं पे खत्म करना है, जैसे ये कंपोनेंट होगा f cos 37 और इसका ऊपर एक कंपोनेंट लगेगा f sin 37, ठीक। दूसरा एक कंपोनेंट इस पे नॉर्मल फोर्स भी ऊपर आएगा, नीचे देखेंगे तो इसमें mg भी काम करेगा, लेकिन f cos थीटा इसको आगे ड्रैग करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे इसको अपोज करेगा। इसमें कंडीशन दी गई थी कि ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड। जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड का मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो वैल्यू f cos 37 के इक्वल होनी चाहिए, जैसा पीछे भी किया था। तो फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू n और यहाँ पर f cos थीटा में लिख देता हूँ, थोड़ी देर के लिए 37 को थीटा मान लो। अब नॉर्मल फोर्स निकालने की कोशिश करो तो बहुत आसान है, नॉर्मल फोर्स कितना होगा, नॉर्मल के साथ एक कंपोनेंट तो ये होगा ऊपर f sin थीटा माइनस का होगा mg, ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो मास इनटू एक्सेलरेशन यानी 0, तो नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो होगी mg माइनस f sin थीटा। अब ये नॉर्मल फोर्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख लें इस जगह तो यहाँ लिखा जाएगा एन f sin 30, ये किसके इक्वल होगा, f cos थीटा बना। अब देखो इसमें से क्या करो, अपना जो टारगेट है वो निकालना है, क्या पूछा गया था इसमें, फाइंड द टाइम, अच्छा टाइम निकालना है। तो एक काम करते हैं, म्यू एम जी को इधर ही रखते हैं, म्यू एम जी, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर ले जाते हैं, साथ में एफ को कॉमन भी कर देते हैं तो यहाँ पर बचेगा cos थीटा, म्यू एफ साइन थीटा उधर जाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएंगे म्यू साइन थीटा, ठीक। अब इसमें सबका वैल्यू रख दो, म्यू का वैल्यू 1, एम कितना दिया हुआ है 7 kg तो ये 7 हो गए, जी का वैल्यू होता है 10 तो ये 10 हो गए, इसका वैल्यू मुझे दिया गया था 5t, cos थीटा, थीटा का वैल्यू है 37, cos 37 वैल्यू होता है 4/5
म्यू का वैल्यू है 1, साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5। अब देख लो, यहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशन है अगर इन दोनों को ऐड करें तो 7/5 आ रहा है। ये देखिए 5t, 7/5 से 5 कैंसिल, इधर है 70, तो 7 से 70 कैंसिल, और बहुत जल्दी पता चल गया कि 10 सेकेंड आएगा। तो ये कब स्लाइडिंग स्टार्ट करेगा, तो 10 सेकेंड। फंडे वही है, म्यू एन रखो, यहाँ से वैल्यू डालो, बाद में सारी वैल्यूज रख दो, खत्म। 39 नंबर नेक्स्ट। 39 में इफ टेंशन इन स्ट्रिंग ए एंड बी आर TA TV, देन फाइंड आउट 20T और TV का वैल्यू बताइए। देखो सिंपल यहाँ पे दिया है कि अगर हम लोग PA का वैल्यू निकालेंगे तो ये देखो, ये वैल्यू आएगी 100G, दिख गई। ये एंगल 45 है, तो यहाँ से ये एंगल बनाओगे तो ये भी 45 होगा क्योंकि ये 90 है। तो एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा C वाला टेंशन, TC cos 45, और ऊपर जो कंपोनेंट बनेगा TC का वो होगा TC sin 45, और जो ये TB है इसका जो टेंशन होगा वो TC cos 45 के इक्वल होगा। सिंपल, यहाँ से डायग्राम में दिख रहा है कि जो ऊपर की तरफ ये TC लग रहा है ये 100G के इक्वल होगा, जो ऊपर की तरफ है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो TC sin 45 है, sin 45 का मतलब 1/√2, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये है 100G के इक्वल। तो TC की वैल्यू यहाँ से आएगी √2 इंटू 100G। अब TC मिल गया। यहाँ पर देखो मुझे TB निकालना है, B में टेंशन, B का टेंशन साफ दिखाई दे रहा है TC cos 45 के इक्वल है। अब TC की वैल्यू कितनी है, वो है √2 इंटू 100G, साथ में cos 45 है, cos 45 का मतलब डिवाइड करोगे √2 से, ये कैंसिल हो गया। तो TB का वैल्यू भी 100G आ रहा है, TA का वैल्यू भी 100G आ रहा है। इस वैल्यू को जब निकालोगे तो यहाँ पे 20 लिखोगे। अब मुझे पता है कि TB और TA दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब TA TB कट जाएंगे तो इसका आंसर आएगा 20, यानी ये जो रेशियो है वो 20। ये भी आसान था। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये जो क्वेश्चन नंबर 40 आया था टेस्ट में, क्लास का करा हुआ प्रॉब्लम। ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m टेकन स्लोली फ्रॉम P to Q, स्लोली यानी कोई एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है। इसमें काम करो, यहाँ से थोड़ा सा एक एंगल मान लो कि ये मैं d थीटा एंगल लेके गया या थीटा लेके गया, तो ये एक स्मॉल एंगल है, ये डिस्प्लेसमेंट है ds, समझना, ये ds है। यानी अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ तो एलिमेंट के बारे में अच्छे से पता है कि ये इतना छोटा होता है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर मैंने ये ds बनाया हुआ है, देखो ये ds जा रहा है। अब ये ds, एक एंगल देख लो कि अगर ये एंगल यहाँ से मैं d थीटा इसको बना दूं, तो ये कंपोनेंट जो होगा ds का वो होगा ds cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसका होगा ds sin थीटा। ये बहुत इजी मेथड होगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना यहाँ पे थोड़ा सा है, डी थीटा चला, मैंने मान लिया कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है। मतलब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर जब ब्लॉक को ऐसे खिसका के ले जाओगे तो टेंजेंशियली मैंने माना कि ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। एक होगा ds cos थीटा और एक होगा ds sin थीटा। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि इसमें देखो जो क्वेश्चन किया है, ईच पॉइंट सरफेस टेंजेंशियल टू द, if coefficient of friction is mu, the work performed by force F in taking the block from P to S, P से S तक जाने में जो फोर्स इसको पुल कर रहा है वो कितना वर्क करेगा। तो दो चीजें देखनी है, एक वर्क डन फोर्स को करना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि mg ऊपर उठा रहा है, तो जहां से तुम चले हो वहीं पर वापस आ गए हो। यानी अगर मैं ग्राउंड को फ्रेम मानूं तो एक पूरा राउंड ट्रिप हो रहा है कि ग्राउंड से स्टार्ट हुआ ग्राउंड पर ही आए, तो P से टॉप पॉइंट तक जाने में ग्रेविटी का वर्क डन होगा नेगेटिव, और Q से S तक जाने में ग्रेविटी का वर्क डन होगा पॉजिटिव। और सिमेट्रिकल डायग्राम है तो वर्क डन बाय द फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी जो सॉल्व करना है उसकी तो जरूरत ही नहीं है, वो तो जीरो होगा। दूसरा, जो पुलिंग करने वाला एक्सटर्नल एजेंट है उसे फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा,
तो जब फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन निकालोगे तो फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लेना होगा डीएस, क्योंकि डीएस क्या है, सरफेस के साथ साथ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो डीएस लेंगे। अब देखना ये ट्रिक मैंने ये वाली क्यों अप्लाई करी है, और इसीलिए पेपर का डिस्कशन अच्छा होता है। फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू है, ठीक, यहाँ पे डीएस लिख दो। अब ये म्यू, एक एंगल अगर थीटा मानोगे, जहां से मैं ब्लॉक को चला रहा हूं, अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दूं तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट यानी ब्लॉक यहाँ पर कहीं था, ये तो नॉर्मल फोर्स तो कई बार निकाला इंक्लाइंड प्लेन में mg cos थीटा होगा। क्यों होगा, फिर एक बार देखो, ये मैंने क्या माना हुआ है ds, यहाँ पे क्या माना हुआ है थीटा। मान लो ब्लॉक खिसकते खिसकते यहाँ पहुंच गया, तो जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा तो इसका अगर नॉर्मल फोर्स निकालोगे तो यही वाला तो आएगा नीचे, तो ये कितना होगा mg cos थीटा इंटू ds। फायदा ये हुआ कि ds cos थीटा को ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है ds cos थीटा, जिसको मैं x डायरेक्शन का कंपोनेंट मान सकता हूँ dx, और अगर ds sin थीटा आ जाता तो मैं उसकी जगह लिखता dy xy के डायरेक्शन में। इससे बेनिफिट ये हुआ कि जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो यहाँ लिख दिया म्यू mg, और cos थीटा ds की जगह उठा के क्या लिख दिया, सीधा सीधा dx। अब ये बहुत आसान सा एक एक्सप्रेशन बन रहा है कि म्यू mg को बाहर ले लो, dx को इंटीग्रेट कर दो। अब ये चला कहाँ से, देखिए यहाँ से चला, तो मैं इस, अब मुझे dx का ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जब चलना शुरू किया तो इसमें यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ पर x डायरेक्शन में कितना चल के जाएगा, डायमीटर के इक्वल यानी 2r कर दो, तो ये 2r हो गए, ये 0 हो गए। dx का इंटीग्रेशन करोगे x आएगा, 2r वैल्यू मिलेगी तो आंसर आएगा 2 म्यू जी आर। आ गया, 2 म्यू जी आर, हमने वर्क डन निकाला। अब मैंने अपने क्वेश्चन की तरफ देखा, इसमें यार मुझे वर्क डन दिया हुआ था x म्यू एम जी आर बाई 3, पर मेरा आंसर कितना आ रहा है 2 म्यू जी आर। अब यहाँ m भी नहीं है, m इज टेकन स्लोली। अब यहाँ पे पूछा गया है कि x की वैल्यू कितनी होगी, देखिए m मेरा छूट गया तो m तो चलो मैं लिख दूं। अब ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू को मैं 6 लिख दूं यहाँ पे, तो 6 लिखते ही यहाँ पे 3 2 जा 6 होगा, तो जैसे आंसर आ जाएगा 2 म्यू एम जी आर, यही तो मैंने निकाला है 2 म्यू एम जी आर, यानी ये साफ दिखाई दे रहा है x की जगह 6 लिखने से आंसर अपना सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 40। अब देखो इसका 41, ये जो कॉम्प्रिहेंशन था, इसकी अगर लैंग्वेज समझ जाओ तो इसमें कुछ भी नहीं था। जैसे देखना, A और B टू फिक्स स्पॉट इन रिवर विच वाटर हैज स्टडी स्टेट, तो ये A और B के बीच का एक स्पॉट है, मान लिया ये L डिस्टेंस पर है। थोड़ा पढ़ते ही, ए पर्सन हु कैन स्विम विद स्पीड V, यानी ये एक पर्सन है या स्विमर है जिसका स्टिल वाटर या रिवर या वाटर के रिस्पेक्ट में भी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो मैंने यहाँ लिखा, तो ये स्पीड अपन लोग को दी गई है V, हो गया वाटर ए टू बी। जब देखना ध्यान से पढ़ना, रिलेटिव वाटर स्विम फ्रॉम ए टू बी एंड बैक टू ए से बी जाता है और ये वापस आ जाता है अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है किसी तरह का कोई डेविएशन ये नहीं करेगा, मतलब ए से बी ये पहुंचा, ध्यान से सुनना, और बी से ए ये वापस आ गया फिर से। शॉर्टेस्ट पाथ तभी हो सकता है जब किसी तरह का कोई डेविएशन ना हो। आगे, इफ द वाटर इज स्टिल, इस समय वाटर स्टिल है, यानी जस्ट लाइक ए रोड, द पर्सन विल टेक 30 मिनट, तो ये पर्सन 30 मिनट का टाइम लेता है स्विमिंग फ्रॉम ए टू बी एंड बैक टू ए अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। इससे देखो आगे ना पढ़ते हुए मुझे एक चीज पता हो गई कि मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इन टाइम। नोटिस करो कि जब वाटर स्टिल है तो मुझे इसकी वेलोसिटी बड़े आराम से पता चल जाएगी कि ये वाली जो वेलोसिटी है, ये पर्सन वाटर में कितनी स्पीड से चल सकता है। कैसे, ये ए से बी जाता है, बी से ए आता है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चलता है 12। इसकी स्पीड क्या है, यही तो मुझे पता करनी है। स्टिल वाटर में कितना टाइम लेता है 30 मिनट, तो देखो v का स्पीड 2 से 30 को काट दो तो यहाँ 15 आएगा, यानी L/15, ये उस स्विमर का, उस पर्सन का वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में तुम्हें मिल गया L/15। एक काम हो गया, आगे चलते हैं।
but we know that water is actually not still. पर water actually still नहीं है. The person also knows the technique of just flowing the water without exerting his own effort. Using this technique, just being carried with water, he takes a time 20 minutes. अब ये 20 मिनट लेता है मूविंग A to B. जब ये A से B जाता है तो कितना टाइम लगा देता है? 20 मिनट. अब देखना A से B जाता है लेकिन वाटर अब स्टिल नहीं है. तो जैसे यहाँ पे लिख दो L, स्पीड लिख दो वाटर की, टाइम कितना लेता है? वाटर में एक ऐसा टेक्निक लगाता है A से B यानी नदी के साथ-साथ जा रहा है. क्योंकि A से B देख रहे हो ना फ्लो के साथ है. तो अब इसमें जब ये अपना कोई एफर्ट नहीं लगाता, ध्यान से सुनना. अब रिवर में आप तैर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, हाथ-पैर चलाने बंद कर दिए, पानी में आराम से लेटे हुए और बहते-बहते जा रहे हो. तो जब A से चलते हो और B तक जाते हो तो तुम्हें टाइम लगता है 20 मिनट का. तो इसमें आपने क्या करा? कुछ भी नहीं करा, टेक्निक लगाई. तो इसमें जो स्पीड है, जिस स्पीड से A से B जा रहे हो वो किसकी स्पीड है? वो वाटर की स्पीड है. क्योंकि इसमें साफ बोला है आप टेक्निक लगा रहे हो, बहुत आलसी हो गए, कुछ नहीं कर रहे. तो खुद का वेलोसिटी तो है ही नहीं. तो अब इसमें जो वेलोसिटी निकल कर आएगी वो वाटर की निकल के आएगी. फिर सुनो एक बार, इसमें साफ बोला है कि जब आप ए से बी जाते हो, टेक्निक यूज करते हो, खुद का एफर्ट नहीं लगाते, रिवर में लेटे रहते हो, अपने आप पहुंच जाते हो. तो आप उतनी ही स्पीड से चले होगे जितने से वाटर चल रहा था. तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये जो वेलोसिटी मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ वाटर है, आपकी नहीं है. टाइम कितना लग रहा है? 20 मिनट. तो यहाँ से फायदा ये हुआ कि मुझे ये मालूम पड़ गया L/20 वैल्यू होगी वाटर की वेलोसिटी. ये आ गया वेलोसिटी ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर L/15. ये वेलोसिटी ऑफ वाटर आ गया L/20. यहाँ तक अपना काम हो गया. अब आगे पढ़ते हैं. सो एक्स एंड वाई आर टू प्लेसेस डायरेक्टली अपोजिट टू द ईच अदर. ठीक है. Assuming that width of river is the same at the distance between AB. AB के बीच का अगर मैंने डिस्टेंस L माना है तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब X और Y के बीच का डिस्टेंस लोगे तो उसको भी L मानोगे. ठीक है. और साथ में ये दे दिया है कि जो v है वो vw से ज्यादा है. यानी स्विमर का जो वेलोसिटी है वो वाटर से ज्यादा, वो दिख भी रहा है कि L/15 करो तो ये आता है, L को 20 से डिवाइड करो तो वाटर आता है. तो वाटर तो कम स्पीड पर है. अब पढ़ते हैं क्वेश्चन. इसमें पहला लिखा है द टाइम टेकन बाय द पर्सन टू स्विम फ्रॉम B टू A. अब ये B टू A जाता है तो ध्यान से देखो, A ये है और B ये है. B टू A जाने का मतलब है अप स्ट्रीम जा रहा है. और ये मैंने अपने रिलेटिव में पढ़ाया हुआ है कि रिवर में जब ये अप स्ट्रीम चलता है यानी रिवर जाती है राइट में, बोट जाती है लेफ्ट में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी आपस में क्या कर दिया जाता है? जब अपोजिट जाते हैं तो माइनस किया जाता है. जबकि जनरली दो बॉडी अगर अपोजिट हो तो प्लस होता है, पर वो रोड के केस में होता है. या मैं समझा चुका हूँ, उसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ. तो चलो अगर मैं पहले निकालूं कि ए से बी जाना है तो अब ये डाउन टू स्ट्रीम है. अगर मैं इसको बोलता हूँ ए टू बी जा रहा है तो मतलब कैसा जा रहा है? डाउन स्ट्रीम. तो डाउन स्ट्रीम में अगर मुझे यहाँ पे टाइम निकालना है तो मैं पहले लिखूंगा डिस्टेंस जो कि एल है. और एक ही साथ साथ दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिवर वाले केस में डाउन स्ट्रीम जब रिवर का डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन सेम होता है तो दोनों वेलोसिटी ऐड कर दी जाती है. यानी v प्लस वी डब्ल्यू को ऐड करोगे. ये L है, v कितना निकाला था? L/15. वी डब्ल्यू कितना निकाला था? L/20. ये रहा. इसको जब L से L कैंसिल हो जाएगा, जब यहाँ सॉल्व करोगे तो आएगा 60/7. अब देखो इसमें सी ऑप्शन पे जाना, टाइम टेकन टू पर्सन स्विम ए टू बी रनिंग वाटर 60/7 मिनट आ रहा है. तो ये सी ऑप्शन सही हो गया. इसमें लिखा है बी टू ए. अब बी टू ए आने का मतलब क्या हुआ? अप स्ट्रीम. और अप स्ट्रीम का मतलब है जब दोनों अपोजिट चले तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी को मुझे माइनस करना होता है. ये भी मैंने पढ़ाया था. तो ये एल है. अब यहाँ माइनस करने का मतलब है L/15 होगा और L/20 होगा. एल से एल फिर कैंसिल हो जाएंगे. तो जब इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ से मिलेगा 60 मिनट, क्योंकि एल से एल कैंसिल हो गए. तो ऐसे हमारा ऑप्शन नंबर ए भी सही है. तो ए और सी इसके दो ऑप्शन सही थे, 41 और 41 क्वेश्चन. अब इसी में मिलता हुआ एक क्वेश्चन 42 है, उसको देखो. क्वेश्चन नंबर 42, चूज द करेक्ट ऑप्शन. उसी कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड था ये. सही ऑप्शंस सिलेक्ट करने हैं. शॉर्टेस्ट टाइम इन विच पर्सन कुड स्विम फ्रॉम वन बैंक टू अदर
वन बैंक टू अदर इसको जाना है और कम से कम टाइम में जाना है। तो अब ये तो रिवर का वही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, इसको तो चाहो तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि कितनी डिस्टेंस जाना है एक बैंक से दूसरे बैंक, ये डिस्टेंस भी मैं एल ही लूंगा। तो एल डिस्टेंस याद करो, जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था शॉर्टेस्ट टाइम, तो शॉर्टेस्ट टाइम में बोला था कि वो चलने की जो कोशिश करेगा उसमें थीटा को 0 रखेगा। याद है, बोट के लिए बीबीआर का जो कोशिश होगा वो जा नहीं पाएगा, लेकिन बीबीआर बोट वाले क्वेश्चन को याद करो, जाने की कोशिश करेगा सीधा। यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी स्टिल वाटर में और उसका जो कॉस कंपोनेंट होता था, याद है ये थीटा हम लोग लेते थे, तो ये थीटा ये कोशिश करेगा कि 0 हो जाए, तभी कम से कम टाइम लगेगा। फिर याद दिला रहा हूँ, ये रिवर का ऐसे फ्लो होता था, ये रिवर मुझे क्रॉस करनी होती थी, मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि बीबीआर जो कोशिश होगी वो थीटा एंगल पर होगी, ऐसे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन लिख के आ जाए कि शॉर्टेस्ट टाइम, ये तो जनरल है थीटा, शॉर्टेस्ट टाइम मतलब बीबीआर कोशिश करेगा अपने थीटा को 0 कर ले और वो कोशिश ही करेगा सीधे जाने की, नहीं जा पाएगा वो अलग बात है, पर कोशिश तो करेगा, तो थीटा रिड्यूस करके 0 कर दो, यहाँ एल लिख दो। वी का वैल्यू मैंने निकाला हुआ है एल अपॉन 15, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 15 मिनट। अब देखो इसमें कहीं लिखा है शॉर्टेस्ट टाइम कुड फ्रॉम बैंक अदर 12 मिनट नहीं, शॉर्टेस्ट टाइम इन विच पर्सन शुड स्विम वन बैंक टू अदर 15 मिनट। तो ये आंसर सही है। और याद है ना क्वेश्चन में साफ बोला था कि जो ये एक्स और वाई एंड है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये डिस्टेंस भी एल मानोगे जो ए बी का डिस्टेंस है। एक आंसर तो मिल गया। अब दूसरे में लिखा है कि एंगल मेड बाय द पर्सन, ये देखो अप स्ट्रीम के साथ कितना एंगल बनाएगा अगर 0 ड्रिफ्टिंग हो, कोई बात नहीं, ये देखना ऐसे बना लो, ऐसे बना लो और ये कोशिश दिखा दो यहाँ पे भी। और अप स्ट्रीम, क्योंकि डाउन स्ट्रीम तो एंगल, या अप स्ट्रीम से एंगल यहाँ लिखना पड़ेगा थीटा। अगर डाउन स्ट्रीम होता तो मैं राइट से एंगल लेता, तो यहाँ पर इसका कंपोनेंट कितना होगा v cos थीटा। रिवर यहाँ कितनी स्पीड से जा रही होगी वी आर। अगर ड्रिफ्टिंग नहीं है मतलब इसको सीधा जाना है, ड्रिफ्टिंग 0 तभी होगी जब असली वाली वेलोसिटी सीधी हो। तो याद करो अपना रिवर का कॉन्सेप्ट, एक्स डायरेक्शन में किसी तरह का कोई भी कंपोनेंट जो ओरिजिनल कंपोनेंट होगा बीबीजी जिसको मैंने बोला था, एक्स डायरेक्शन में 0 होना चाहिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, वी कॉस थीटा माइनस वी आर, यानी ये कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन का है वो 0, ना ये लेफ्ट में चले ना ये राइट में चले, ये अगर सीधा चलेगा तभी बोलोगे ड्रिफ्टिंग नहीं है। तो याद है, तो cos थीटा का वैल्यू कितना आया, वी आर, जिसको मैंने वी डब्ल्यू लिखा है इस क्वेश्चन में, वी जो पर्सन का वेलोसिटी है वाटर के रिस्पेक्ट में। अब देख लो वी डब्ल्यू अपॉन वी आ गया, इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, वी डब्ल्यू अपने पास था एल अपॉन 20 और v मैंने निकाला था l अपॉन 15, l से l कैंसिल कर दो, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी cos थीटा का वैल्यू आएगा 3/4। तो थीटा अगर निकालेंगे तो वो होगा cos इनवर्स 3/4। अब देख लो इसमें कहीं लिखा है क्या, हाँ डी ऑप्शन में लिखा है एंगल मेड बाई पर्सन 3/4। ये था क्वेश्चन नंबर 42। अब इस पेपर 1 का लास्ट सेगमेंट देखो, एक और कंपैरिजन है, यानी क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, consider the given system shown in figure at certain instant velocity of lift with respect to ground. Velocity of A related to lift is shown, velocity of lift is constant। जो वेलोसिटी की बातें की जा रही है वो लिफ्ट के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है या लिफ्ट के रिस्पेक्ट में है। यानी अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें वेलोसिटी ऑफ ए विद एल फॉर लिफ्ट, वो जो वैल्यू दी गई है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, ये वन। और लिफ्ट का कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे 6 है। अब अगर मैं लिखूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो रिलेटिव के फॉर्मूले से v माइनस एल होगा। जी, कुछ भी नहीं दिया है तो ग्राउंड होता है, मुझे चाहिए थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट, यहाँ क्या लिखोगे वी ए एल प्लस वी एल जी। ये आसान लग रहा है नहीं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्वेश्चन में कितनी दी गई, तो वो भी ऊपर की तरफ है तो प्लस हो गया 2। तो लिफ्ट का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है क्वेश्चन में साफ दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू 6 है, तो यहाँ लिख दो 6, तो इसका आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। किसकी वेलोसिटी आई है,
कैसे निकाली गई है? AG, और इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूँढना है। तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड इज 6 मीटर पर सेकंड, जबकि आ रही है 8 मीटर पर सेकंड। यानी ये गलत है, गलत स्टेटमेंट ही हमारे लिए सही है, तो ऑप्शन ए सही हो सकता है। इसी तरह से अब पूछा है वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड इज 2। अब बी की वेलोसिटी जब निकालनी है तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इससे हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसको लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बी एल प्लस बी एल जी। अब प्रॉब्लम ये है कि बी का वेलोसिटी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कैसे निकाला जाए। तो जो क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट पड़ा है वो हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेते थे, यहाँ पर हुआ है कि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कर दिया गया है। तो कुछ नहीं, इन दोनों के बीच में वर्चुअल वर्क डन मेथड लगा दो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। देखना कैसे। यहाँ पर अगर टेंशन का वैल्यू मान लो टी लेते हो, तो ये भी टी होगा, ये वैल्यू 2t होगा, ऊपर की तरफ कितना लगेगा 2t। तो यहाँ वर्चुअल वर्क डन मेथड लगाओगे तो 2t लिखोगे इनटू वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, वी ए का, तो इसको मैंने लिखा वी ए। आ रहा है? अब इसमें देखो, ये टी ऊपर दिया है और ये अभी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग पॉजिटिव ही लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टी इंटू वी बी, और ये होता है 0। टी से टी काट दोगे तो ये देखो 2va का वैल्यू आएगा वीबी, पर यहाँ माइनस साइन हम लिख नहीं पाए क्योंकि मुझे बी की वेलोसिटी की डायरेक्शन के आइडिया नहीं था, तो यहाँ पे -2va आ गया। तो बड़े आराम से ये पता चल रहा है कि जो बीबीएल का वैल्यू है लिफ्ट, और ये पूरा हमने वर्चुअल वर्क डन मेथड कहाँ पर लगाया है? लिफ्ट के अंदर। तो जो मिला वो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, तो बीबीएल का वैल्यू आ गया ए के टर्म में। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट आ रही है -2va। तो बस अब यहाँ पर आ जाओ, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मुझे चाहिए था बीबीएल, बीबीएल का वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ बीए, और वीए का वैल्यू है 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -4। लिफ्ट का वेलोसिटी पहले से दिया हुआ है 6, तो यहाँ लिखोगे +6, तो आंसर आएगा +2। 2 आ रहा है। इसमें लिखा है वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड इज 2, ये ट्रू स्टेटमेंट है, और ये ऊपर वाला भी ट्रू है, पर मुझे फॉल्स ढूंढने हैं। तो ये जो लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड इज 4 मीटर पर सेकंड, ये गलत लिखा हुआ है, तो ये आंसर हमारा सही होगा, यानी ए सही होगा, सी सही होगा। अगला अगला लिखा है वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड इज 4 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं तो कितना आएगा वेलोसिटी, रिलेटिव टू ग्राउंड है ये ध्यान रखना। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर बात करोगे तो इसमें एक ऑप्शन और आएगा जिसको बोलते हैं डी, और ये एक्चुअली से समझ में आ रहा है। अब इसका जो क्वेश्चन का लास्ट बचा हुआ है 44, उसको देखो और ये फिर हो जाएगा खत्म पेपर। 44 में कहा गया है कि अगर इन सबका मास इक्वल हो जाए, कौन कौन से ब्लॉक का, यानी ए का और बी का, तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढिए। एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, ऐसे ऑप्शन बनाए गए। तो इसको तो बहुत जल्दी से कर सकते हो, ये टेंशन टी मान लो, इसको टी मान लो, तो यहाँ पर आएगी ये 2t बन जाएगा, ये 2t होगा, तो ये होगा 4t। ये दो डायग्राम बन गया। एक हमें पता है कि ए और बी के बीच में जो रिलेशन है आपस में वेलोसिटी का, वो भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ए का वेलोसिटी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स ऑफ bl होता है। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन को भी बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो होगा वो कितना आएगा। एक 2al आया था, सॉरी 2al उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे। एक्सीलरेशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए एक्सीलरेशन ऑफ बी, यही निकाला था अभी वेलोसिटी में। और कि जो वेलोसिटी थी ए की वो बी के कंपैरिजन में डबल हो रही थी जो पीछे करके आए। अब यहाँ से क्या करो, सिंपल से कुछ इक्वेशन बना दो, न्यूटन का सेकंड लॉ। इसमें देखना mg नीचे लगेगा, तो क्या बनेगा, इसको कौन नीचे लेके जा रहा है, अगर मैं ये मानता हूँ कि ये नीचे जा रहा है ऐसे, तो नीचे लेकर जाएगा mg, यहाँ लगेगा t और इक्वल होगा ma। और ए का जो एक्सेलरेशन है ये उल्टा मैंने डायग्राम बना दिया है, ए यहाँ पे और बी वहाँ लिख दिया है, तो एक बार मुझे इसको चेक करना पड़ेगा, फिर मैं करता हूँ। ध्यान से देखो, इसमें गड़बड़ी हो रही है कि पीछे मैंने इसको ए लिया था और इसको बी लिया था, इसलिए ये लिखने में दिक्कत हो रही है।
तो ये इस चीज को यहाँ से हटा दो। अब लिख सकते हो कि 2 टाइम्स जो बी का वेलोसिटी था वो 2 टाइम्स ऑफ बी ए था, है ना? तो एक्सीलरेशन ऑफ बी का जो था वो 2 टाइम्स ऑफ ए होगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, सिंबल इधर उधर हो गए थे बी और ए। चलो तो एमजी, अब मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें एमजी लग रहा है नीचे, टेंशन लग रही है ऊपर, mg माइनस टी इक्वल एम ए। किसका एक्सीलरेशन यहाँ पे लिखोगे, बी का, और बी का एक्सीलरेशन 2 टाइम्स ऑफ ए है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए लिख दो। मैं मान लेता हूँ कि ए का एक्सीलरेशन ए है ऊपर की तरफ और इसका था नीचे की तरफ। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनकर आएगी mg माइनस टी 2ma इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से ये जो मास है इधर, इसकी इक्वेशन बना लो। अब देखो ये ऊपर जा रहा है तो 2t लेके जाएगा, नीचे क्या लगेगा, mg इक्वल किसके होगा, ma के। ये इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ से अगर टेंशन का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, m कॉमन ले लो, a प्लस g आएगा और 2 से डिवाइड कर दो। अब ये t का वैल्यू यहाँ पर लाके डाल दो, t की जो वैल्यू निकाली है, तो ये आएगा mg माइनस m बाई 2 और a प्लस g इक्वल होगा 2ma। मास 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 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे रह जाएगा g और यहाँ पे बचेगा माइनस का g बाई 2, और ये जो a बाई 2 है उसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो 2a प्लस a बाई 2। सॉल्व करोगे 2 टू 5a अपॉन 2 आएगा, यहाँ से आएगा g बाई 2, इधर से बचेगा g बाई 2, इधर से बचेगा 5a बाई 2, 2 से 2 कट गए, तो एक्सीलरेशन इस सिस्टम का आएगा g अपॉन 5। एक्सीलरेशन निकाल दिया। अब इस एक्सीलरेशन को पहली वाली इक्वेशन में ले जाके डाल दो यहाँ पे। अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में ए का वैल्यू डाल दूंगा तो मुझे टेंशन मिलेगी कि नहीं, तो टी का वैल्यू कितना होगा, एम जी माइनस 2m, ए की जगह क्या लिखूंगा, जी अपॉन 5। अब इसको सॉल्व कर लो, एम जी अपॉन 2 एम जी अपॉन 5। तो जब सॉल्व करोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा बी, और फोर्स ऑफ द सीलिंग का नंबर आएगा, जब टेंशन तुमने निकाली ली है जो भी यहाँ से आएगी, क्योंकि 5 mg अपॉन 2 mg बाई 2 3 mg अपॉन 5 आएगी टेंशन की वैल्यू, जब सॉल्व करोगे तो वो आएगी 3 mg अपॉन 5। फिर इसमें पूछा है सीलिंग से कितना होगा, तो सीलिंग पे टेंशन साफ दिखाई दे रही है 40 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 हो जाएगी, यानी सी ऑप्शन भी सही होगा। ए का एक्सीलरेशन जी अपॉन 5 आ रहा है ऊपर की तरफ, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी सही है। कुछ नहीं था पुराने, तो ये पेपर 1 हो गया। अब फिर करेंगे पेपर नंबर 2। ओके।